6 अगस्त 1945 तक अमेरिका ने $2 बिलियन खर्च करके लिटिल बॉय नाम का एक हथियार छोड़ा जिसकी ताकत से पूरी दुनिया आज तक डरती है। सुबह के तकरीबन 8 बजे मौसम बिल्कुल साफ, ठंडी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। लोग अपने घरों से बाजार की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, सड़कें हल्की हलचल से भर चुकी थी। कुछ लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों को खोल रहे थे, महिलाएं घर में नाश्ता बना रही थी और पुरुष दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी। आसमान में अचानक धीरे धीरे एक B-29 विमान दिखाई दिया और लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि जापान के आसमान में दुश्मन के जहाज देखना आम बात हो गई थी। लेकिन इस विमान के अंदर छुपा था लिटिल बॉय, नाम छोटा लेकिन ताकत में पूरी इंसानियत को हिला देने वाला। सुबह के 8:15 पर विमान से एक कैप्सूल जैसी चीज नीचे टपकती हुई दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड में चमकदार रोशनी पूरे शहर को निगल लेती है और उसके तुरंत बाद भयानक धमाका होता है। हिरोशिमा आग के गोले में बदल जाता है। इमारतें, स्कूल, घर, पेड़, इंसान, पशु पक्षी, सड़क सब कुछ एक झटके में राख हो जाते हैं। हजारों लोग तुरंत मारे गए। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। कुछ लोग जिंदा थे पर उनके शरीर जलकर पहचान से बाहर हो चुके थे। किसी की परछाई पत्थरों और दीवारों पर हमेशा के लिए छप गई। लेकिन हिरोशिमा पर गिराया गया बम अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इस सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये बम सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए थे या फिर अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था? क्या ये इंसान के खिलाफ हथियार थे या फिर युद्ध के नाम पर हथियारों का बिजनेस बढ़ाने का बहाना? लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद जापान की तकदीर हमेशा के लिए कैसे बदल गई? ये बम सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि इंसानियत की आत्मा को भी राख कर गए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोचिए एक ऐसा देश जहाँ फैक्ट्री तो बहुत है लेकिन उन्हें चलाने के लिए तेल, स्टील, रबर जैसे रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। यही हाल था जापान का। अगर उसे ग्रेट एम्पायर बनना था तो उसे रिसोर्स चाहिए थे और वो रिसोर्स मिलते थे साउथ ईस्ट एशिया में। जापान ने 1930 में एक्सपेंशन शुरू किया। पहला निशाना था मंचूरिया क्योंकि वहां से कोयला और आयरन मिलता था। फिर 1940 आते आते उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वहां से उसे रबड़ और टीन का खजाना मिलता था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जापान की ये लड़ाई जमीन छीनने की नहीं थी बल्कि एक बिजनेस मॉडल था। जापान सोचता था जितना ज्यादा हम जमीन कब्जा करेंगे उतना ही ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे और उन रिसोर्स से हम अपना इकोनॉमी और आर्मी दोनों ग्रो करेंगे। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है मतलब बढ़ाती है तो वो नए मार्केट को कैप्चर करती है जहाँ से उसे रॉ मटेरियल्स और कस्टमर दोनों मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जापान ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन शुरू किया था। चाइना से उसे कोयला और आयरन, साउथ ईस्ट एशिया से उसे रबर और टीन मिला। 1940 में जापान की इकोनॉमी और आर्मी दोनों काफी हद तक ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड थी। उनके पास खुद का नेचुरल ऑयल स्टोर नहीं था और उनकी नेवी और एयरफोर्स चलाने के लिए काफी ऑयल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे जापान ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन बढ़ाया वैसे वैसे अमेरिका को डर हुआ कि एशिया में जापान काफी पावरफुल न हो जाए और 1941 में यूएस ने सबसे बड़ा झटका दिया। मतलब अब जापान को अमेरिका से एक बूंद तेल की भी नहीं मिलेगी। जापान के पास 2 साल का ऑयल स्टॉक बचा था। मतलब 2 साल बाद उसकी नेवी, एयरफोर्स और इकोनॉमी सब ठप हो जाती। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो पीछे हटना या फिर सीधे अमेरिका से चैलेंज करना। जापान ने दूसरा रास्ता चुना। 7 दिसंबर 1941। जापान ने अमेरिका के नेवी पर अटैक कर दिया। फाइनली यूएस को वर्ल्ड वॉर 2 में घुसना पड़ा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका बजट आज के हिसाब से $40 बिलियन से भी ज्यादा था। भारत के शिक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें लगभग 1,30,000 लोग काम कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि हम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। दोस्तों यही था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाना। लेकिन ये सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं, ये सबसे बड़ा इकोनॉमी और बिजनेस
ऑपरेशन भी था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डुपॉन्ट जैसी केमिकल कंपनी, वेस्टिंगहाउस जैसे इलेक्ट्रिक जायंट्स को भी अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। मतलब न्यूक्लियर बम सिर्फ हथियारों का नहीं था, ये कॉर्पोरेट डील भी थी। लेकिन उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी डिप्रेशन से टूटी हुई थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कार और फ्रिज बनाने वाली फैक्ट्रीज बदल गई और वही टैंक्स, प्लेन्स और वेपन्स बनाने लगी। लाखों लोगों को जॉब्स मिलने लगी, तो इकोनॉमी फिर से उठ खड़ी हुई। यहीं से पैदा हुआ नया सिस्टम, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आर्मी को हमेशा हथियार चाहिए और इंडस्ट्रीज उन्हें बनाकर प्रॉफिट कमाती है, और यही साइकिल इतनी पावरफुल बनी कि आज भी बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी इसी मॉडल पर अरबों डॉलर कमा रही है। कोल्ड वॉर के दौरान डिफेंस कंपनीज की बारिश हो गई। यूएसएसआर और यूएसए की आर्म रेस ने उन्हें अनलिमिटेड पैसा दिया। सभी देश अपनी ताकत दिखाने के लिए न्यूक्स और एडवांस वेपन में इन्वेस्ट करने लगे। ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन गई। 1945 तक अमेरिका ने आइटम बम बना लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज ने जापान को बार बार वार्निंग दी, रुक जाओ वरना भयानक नुकसान झेलना होगा। लेकिन जापान मानने वाला नहीं था, उसने इग्नोर किया और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में अटैक करता रहा। 3 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। ये बम गिरते ही पूरा शहर पल भर में तबाह हो गया। एक ही पल में 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन और जलने से हजारों लोगों की मौत हो गई। बम गिरने के बाद हिरोशिमा आग का समंदर बन गया। बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई और जो लोग जिंदा बचे उनके शरीर पर गहरे जख्म मिले। अमेरिका को एक बम से शांति नहीं मिली। 9 अगस्त 1945 को फिर से उसने एक एटॉमिक बम गिरा दिया। जिसका नाम पैटमैन था, लेकिन इनका असली टारगेट काकुरा था और मौसम खराब होने की वजह से नागासाकी को टारगेट बनाया गया और एक ही पल में पूरा शहर आग-धूंध और मौत का मंजर बन गया। ब्लास्ट ने तुरंत 40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और रेडिएशन के असर में कुछ ही महीनों के अंदर हजारों लोगों की जान चली गई। बचने वाले लोगों की कहानियां बहुत ही इमोशनल है। 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर अपने लोगों से बात की। उन्होंने स्पीच में जापान की हार और सरेंडर का ऐलान किया। लोगों के लिए ये सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके एम्परर सरेंडर कर सकते हैं। और इसी स्पीच के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जापान के लिए खत्म हो गया। देश में शांति कायम हुई। हिरोशिमा और नागासाकी की राख को देखकर हम सोचते हैं शायद इंसान ने सबक ले लिया होगा, लेकिन सच बोलूं, इंसान अब भी वही है। आज भी बड़े बड़े नेता बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे डील यही होती, कितने बम बनाए जाएं, कौन सा नया हथियार टेस्ट किया जाए। मतलब बाहर से शांति का नाटक, अंदर से बिजनेस का धंधा। सोचिए जरा, जिस पैसे में लाखों बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है, वही पैसा रॉकेट और मिसाइल में जलाया जा रहा है। और फिर दुनिया हमें कहती है पीस इज इम्पोर्टेंट। पीस उनकी जेब में नहीं आती, प्रॉफिट आता है। और गुस्सा तो तब आता है जब हम आम लोग, बच्चे, बूढ़े, किसान, मजदूर, हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं इस गेम के। हमारे नाम पर लड़ाई होती है, लेकिन असल प्रॉफिट उनकी तिजोरी में जाता है। तो याद रखिए, हथियार से दुनिया कभी सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि असली खतरा बाम नहीं बल्कि वो दिमाग है जो सोचता है कि बाम ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।